बच्चों कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका आज की क्लास में। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। तो इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों उनको कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, क्योंकि जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं अब, तो आपके लिए इसमें कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस चीज़ में कि इसमें है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले तो माइक्रोब्स का यूज़ है कि ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या यूज़ है उनका। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन में, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, इन सब चीज़ों में जो माइक्रोब्स हैं वो किस किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं माइक्रोब्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी, अगर हम बोले माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी के बारे में तो भाई इसमें प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। ठीक है, तो हर तरीके के माइक्रोब्स हमें देखने को मिलते हैं। एज यू नो कि माइक्रोब्स को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना। और बैक्टीरिया और फंजाई इन सबका तो यूज़ किया जाता है, न्यूट्रिटिव मीडिया पे इनको कल्चर कराया जाता है ताकि हम उसको अपने इस्तेमाल के लिए ताकि हम उसको अपने अपने लिए भी यूज़ कर सकें, अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है। और बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जबकि कई सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे माइक्रोब्स क्या है इंसान के लिए ख़राब है। बहुत सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। घर पे ही आप देख सकते हैं दूध से दही बनाने के लिए क्या करा जाता है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है ना। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हम शुरू करने वाले हैं यही है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, डेली यूज़ ऑफ माइक्रोब्स, डेली बेसिस पे आप कैसे यूज़ कर रहे हैं माइक्रोब्स का। ठीक है, सबसे पहले तो कर्ड फॉर्मेशन, जैसे हम कह रहे हैं कि दूध से अगर दही हमें बनानी है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, दूध से जब दही बनती है तो दही कैसी होती है, खट्टी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लैक्टोबेसिलस होता है जो क्या कर देता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है ना। तो लैक्टोबेसिलस की वजह से क्या हो जाता है, जो दूध है वो दही में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, विटामिन B12 भी उसमें बढ़ता है। ठीक है, और जो हमारे स्टमक के लिए बहुत हेल्दी माना जाता है। ठीक है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमें लेते रहने चाहिए। जब विटामिन B की कमी किसी को होती है तो डेयरी प्रोडक्ट्स उसे यूज़ करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अगला हमने कहा फर्मेंटेड फूड, यानी कि फर्मेंटेशन में फर्मेंटेड फूड जैसे कि डोसा, इडली वगैरह आप लेते हैं तो मतलब कई भी ऐसी चीज़ें हैं जब हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं फूलने के लिए। ठीक है, गर्मियों में भी आप देखते होंगे कि जैसे आप आटा रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कुछ समय के रख देते हैं, जैसे रात में आप भिगो के रख देते हैं तो क्या हो जाता है, डो उसका फूल जाता है। ठीक है, और अगर आपने यीस्ट उसमें मिला दी है, सेक्रोवाइसिस सेरेविसी का उसमें इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं कि उसका जो डो होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। आप इवन आप देखेंगे पिज़्ज़ा वगैरह अगर आप खाते हैं तो उसमें भी जो डो होता है उसमें क्या करा जाता है, यीस्ट का इस्तेमाल करा जाता है। इडली है, डोसा है, ये सारे फर्मेंटेड फूड है। मतलब कोई भी ऐसा फूड जिसमें आपको रात भर जो आटा है उसको या जो भी दाल है उसको रखना पड़ता है, तो उसमें क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन देखने को मिलती है हमें। ठीक है, क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो क्या होने लग जाते हैं, पैदा होने लग जाते हैं। ठीक है, इवन पानी का भी आपने देखा होगा कि नॉर्मल वाटर लिया आपने, उस ग्लास जार में वाटर लिया, उसमें कोई फ्रूट डाल दिया, फिर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए छोड़ दिया, तो उससे क्या बनाते हैं, फर्मेंटेड वाटर बनाते हैं। और वो फर्मेंटेड वाटर हमारी गट हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, चीज़ प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट, ये सब दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके की चीज़ जिससे बनाई जाती है। ठीक है, और डो फूलने का कारण क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होने लगता है, CO2 बन जाती है, जिसकी वजह से जो डो है वो फूलने लगता है। ठीक है, अब आ जाता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस्ट्री जो है उसके प्रोडक्ट्स में कैसे इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ कैसे किया जाता है माइक्रोब्स का। ठीक है, तो जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इस्तेमाल करा जा रहा है, तो कैसे इस्तेमाल करा जा रहा है, जैसे बेवरेजेस है, जो आप ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ना, बेवरेजेस में इस्तेमाल करा जाता है, एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल करा जा रहा है। ठीक है, बड़े बड़े वेसल्स, फर्मेंटर्स बोला जाता है इनको, इतने बड़े देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े वेसल्स हैं यहाँ पिक्चर में, इनको क्या बोला जाता है, फर्मेंटर्स, यानी कि इनके अंदर डाल के उसको छोड़ा जाता है, फर्मेंट किया जाता है। ठीक है। ठीक है, फर्मेंटेड बेवरेजेस, यीस्ट,
सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। इससे क्या कराया जाता है, जो भी आपके माल्टेड जो फ्रूट हैं, फ्रूटेड है, ये सीरियल्स हैं जो भी, या फिर जो भी फ्रूट जूसेस है, उसका इस्तेमाल करा जाता है एथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है। वाइन एंड बियर आर मेड विदाउट डिस्टिलेशन एंड विस्की ब्रांडी रम रिक्वायर डिस्टिलेशन। ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझते हैं, डिस्टिलेशन का मतलब क्या हो गया। ठीक है। अब अगर मैं डिस्टिलेशन की बात करूँ तो डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब सोल्यूशन, ये रॉ सोल्यूशन होता है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें अल्कोहल का परसेंटेज थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। ठीक है। जो आपका डिस्टिल्ड रहेगा रिक्वायर्स डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन का मतलब होगा कि इसमें अल्कोहल की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या करा जाता है कि जो भी सोल्यूशन, अब आपने इसको क्या करा है, पिचकाया है पूरा। ठीक है। इसका एक कुछ प्यूरी जैसा बना दिया है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसको फिर गर्म किया जाता है और उसकी जो वेपर निकलती है उसको ठंडा करा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी सोल्यूशन आपने बनाया उस सोल्यूशन को पहले बॉईल किया जाएगा और देन क्या करा जाता है, उसको कंडेंस करा जाता है। ठीक है। ठीक है। तो वो जो कंडेंस्ड हमें लिक्विड मिलता है वो हो गया आपका डिस्टिलेशन। ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, आप समझ पाए हैं मेरी बात को, कि जैसे ये क्या है, इसके अंदर ले लिया आपने सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है। ये भी रॉ सॉल्यूशन है। यहाँ नीचे से आपने क्या कर दी है, आग जला दी इधर से। ठीक है। अब ये बंद है पूरा। ठीक है। यहाँ से पाइप जोड़ दिया है। ठीक है। ये पूरा बंद है ये, और यहाँ से एक पाइप जुड़ा हुआ है, ये पाइप ओपन है। ठीक है ना। अब इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ से वेपर जाएगी, ये वेपर जाएगी यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या करा जाएगा, इसको कूल करने के लिए कुछ ठंडा पानी या उसका कुछ सहारा दिया जाएगा। देन फिर ये जो वेपर है, अब क्योंकि ये ठंडे पानी से मिल के जाएगी तो यहाँ पर एक दूसरे बॉटल में उसको क्या कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से तो ये वेपर है, अब यहाँ जब कूलिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ लगाई होगी जो इस वेपर्स को क्या करेगी, ठंडा करेगी, और लास्ट में वो यहाँ क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का तो अभी आपको पता है बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स हैं जो किससे बने हुए हैं, आपके माइक्रोब्स से बने होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये किसी को जो अदर हार्मफुल माइक्रोब है उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, या तो इनहिबिट कर देते हैं या उन्हें क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है। ठीक है ना। और इनका काम क्या है, ह्यूमन की लाइफ को बढ़ाना। तो ये ह्यूमन के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं। ठीक है। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बारे में हम बताते, तो पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी वो किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। और इसमें जिसका इस्तेमाल किया था, जिस मोल्ड का इस्तेमाल किया गया था वो था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है। इसीलिए बाद में इसका नाम भी पेनिसिलिन रख दिया था। ठीक है। तो इसको जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे यूज़ करा गया था, जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनके ऊपर। ठीक है। और फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1945 में इसकी डिस्कवरी के लिए, इसके ऊपर काम के लिए। ठीक है। अब आ जाता है अदर एंटीबायोटिक, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक। तो ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जिनको बाद बाद में जो अलग अलग माइक्रोब्स हैं उनसे डिस्कवर किया गया। ठीक है। तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल होती है, जैसे प्लेग हो गया, ओपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको हम बोलते हैं, उन सब में इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो इनकी वजह से क्या हो गई है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने की जो हमारी एबिलिटी है वो क्या हुई है, चेंज हुई है। यानी कि हमारे अंदर क्या है, कुछ चेंज आए। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हर एंटीबायोटिक अलग तरीके से काम करती है। ठीक है। कुछ क्या कर देती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, कुछ क्या कर देती है, सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देती है, कुछ सीधा डीएनए में जाके, न्यूक्लिक एसिड में जाके उसकी सिंथेसिस को रोक देती है। तो हर एंटीबायोटिक का काम करने का तरीका क्या रहता है, एक दूसरे से अलग रहता है। ऐसा नहीं कि सारी एंटीबायोटिक एक ही तरीके से काम करती हैं। ठीक है। हर एंटीबायोटिक अलग अलग तरीके से काम करती है। ठीक है। फिर रहते हैं आपके केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। अब कमर्शियल इंडस्ट्री है भाई, जो भी है कमर्शियल है, और इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इनका प्रोडक्शन। तो ये सब यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये किन किन से बने हैं। सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करा जाता है एस्परजिलस फंगस है एक। ठीक है। एजिडोबैक्टर बैक्टीरियम। ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, इन सब से क्या करा जाता है, प्रोडक्शन इनका किया जाता है। एथेनॉल का प्रोडक्शन सैकेरोमाइसिस से किया जाता है। ठीक है। एंजाइम प्रोडक्शन में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। लाइपेज यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयली स्टेन्स। ठीक है। पैक्टिनेज, प्रोटीज। ठीक है। इन सब का इस्तेमाल क्या करा जाता है, बड़े बड़े लेवल पे किया जाता है, इंडस्ट्रीज लेवल पे। ठीक है। अब आ जाता है मेडिकल एप्लीकेशंस पे।
तो मेडिकल एप्लीकेशन यानी कि मेडिकल फील्ड में इनका क्या इस्तेमाल हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस है, स्ट्रेप्टोकाइनेस ये स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाइड की गई है। इसको क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ करा जाता है हार्ट अटैक पेशेंट के लिए। क्लॉट बस्टर यानी कि जैसे क्या होता है, हार्ट अटैक में क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज़ हैं, जैसे आपकी जो हार्ट है, हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं जो छोटी छोटी हैं, उनमें अगर कभी ब्लॉकेज आ गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। फिर है साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, ट्राइकोडर्मा से ये प्रोड्यूस करी जाती है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह इस्तेमाल करा जाता है इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में, यानी कि जिन भी लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, अभी आप देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट होती है, ये सब होता है, तो वहाँ पर इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्टेटिन्स ये ईस्ट से प्रोड्यूस करी जाती है, ठीक है। ये क्या करा जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आज के डेट में काफ़ी कॉमन बीमारी है, सुनेंगे आप इवन आपने बहुतों को शायद सुना भी होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब आ जाता है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल है इसका, माइक्रोब्स का, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जितने बड़े बड़े सिटीज़ बनते जा रहे हैं, टाउन बनते जा रहे हैं, उतना लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट वाटर भी निकल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ह्यूमन एक्सक्रीटा है, आप कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो बहुत सारा वाटर क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, उसमें आप नहा रहे हैं। अगर आप देखें अगर अपनी डे टू डे लाइफ में, तो आई थिंक बिना पानी के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। खाना बनाने से लेकर हर चीज़ में आपको क्या चाहिए, पानी। एक तो आप पानी पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो तो है ही है, उसके अलावा आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, नहाना धोना, बर्तन धोना, कपड़े धुलना, खाना बनाना, मतलब एवरीथिंग, ठीक है ना। तो ये सारा जो पानी है वो क्या है, वेस्ट है, ठीक है। वो सारा जो वाटर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेस्ट वाटर है वो, ठीक है, क्योंकि आप उसको दोबारा से यूज़ तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई क्या है, ऑर्गेनिक मैटर आ चुका है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं, ठीक है। अब अब क्या है, क्योंकि वो जो वाटर है जो डिस्चार्ज हुआ है, उसको डायरेक्ट हम नेचुरल वाटर बॉडीज़ में तो नहीं डाल सकते, ठीक है। सीधा ऐसा तो है नहीं कि गट जो भी आपका स्लज निकल रहा है, घर का पानी निकल रहा है जितना भी, उसको आप डायरेक्ट नदियों में डाल दें, साबुन का पानी, सोप का पानी, या जो भी आपके टॉयलेटरीज़ हैं उसका पानी, ऐसा नहीं कर सकते ना, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ता ही चला जाएगा। तो उसके लिए क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए कि जो पानी निकलता है उसको क्या करा जाए, ट्रीट करा जाए, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटेड इन एसटीपीज यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए, जिसमें ये जो सीवेज है उसको क्या करा जाता है, ट्रीट करा जाता है, जिससे कि उसमें जो पोल्यूशन है उसका जो लेवल है वो क्या हो जाए, कम हो जाए डिस्पोजल से पहले, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट में दो कैटेगरीज आती है, एक आता है आपका प्राइमरी और दूसरा क्या आता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। दो तरीके का ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। ठीक है भाई, पानी में तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है ना, जो घर का निकला हुआ पानी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो क्या होता है भाई, सीधे सीधे जो फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल का, फिल्ट्रेशन की, सेडिमेंटेशन के थ्रू वो करा जाता है, मतलब पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। उससे क्या होगा, जो भारी भारी चीज़ें हैं उसमें की वो क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है। और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हल्का है वेस्ट, वो क्या होगा, ऊपर तैरेगा, जो वैसा वेस्ट है, तो उसको फिल्ट्रेशन के मीडियम से क्या करा जाता है, मतलब उसको पानी को थोड़ा थोड़ा क्या कर लिया जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं छान लिया जाता है। वो ऊपर का पानी क्या कर दिया जाएगा, अलग रहेगा। इसमें मेनली क्या करा जाता है, जो लार्ज सॉलिड है उसको अलग करा जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जो हैवी ऑर्गेनिक मैटर है वो तो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसमें, जो सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो वेस्ट वाटर है वो क्या हो जाएगा, टैंक में नीचे बैठ जाएगा, और हैवी जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो हल्के पार्टिकल्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो हल्के पार्टिकल ऊपर आ गए और जो स्लज नीचे बैठ गया वो ठीक है, तो ऊपर का जितना भी पानी है उस पानी को क्या कर दिया जाएगा, फिर रिमूव करा जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये क्या हो गया, जो दिखने वाला चीज़ है वो तो हट गई, लेकिन अभी उसमें माइक्रोब्स तो प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसमें भी क्या प्रेजेंट है, उस पानी में बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो प्रेजेंट हैं, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब फिर इसके बाद आ जाता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम आगे चलते हैं।
क्या होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या करा जाता है, इसमें क्या करा जाता है, मेनली फोकस करते हैं उस पर जो डिजॉल्व उसमें चीज़ें हैं, जो उसमें डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिमूव करने का। ठीक है, इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट इज एरेटेड इन लार्ज टैंक टू प्रमोट एरोबिक माइक्रोबियल ग्रोथ। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो सके, कंज्यूम हो सके। ठीक है, ये क्या करते हैं कि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर क्या कर देते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिससे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है या जो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब हो गया कि ये जितनी कम होगी पानी उतना ही साफ होगा। ठीक है, और ये जितनी ज़्यादा होगी पानी उतना ही क्या होगा, गंदा होगा। ठीक है, ट्रेटिंग इफ्लुएंट इज फर्दर सेटल टू फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज पार्ट ऑफ विच इज रीयूज इन द प्रोसेस। ठीक है, ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का प्लांट। ठीक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जो रिमेनिंग स्लज रहेगा उसको फिर क्या एनारोबिक तरीके से उसको डाइजेस्ट करा जाएगा। बायोगैस भी इसमें प्रोडक्शन होता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको फिर एनर्जी सोर्स के थ्रू भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर आता है आपका इफ्लुएंट डिस्पोजल। पोस्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट इफ्लुएंट इज रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ वॉस्ट लेवल मेथड फॉर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हो गया, अब बायोगैस प्रोडक्शन तो हो गया, फिर जो बची हुई चीज़ आई है उसको क्या कर दिया जाएगा, नेचुरल वाटर बॉडीज में क्या करा जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। यानी कि नदियाँ वगैरह इन सब में उसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा यही चीज़ इस डायग्राम पे आ जाता है, आप देख सकते होंगे यहाँ पर। ये देखो, ये प्राइमरी पहला रॉस ये आया, ये आ गया ग्रिड चैम्बर, जो भारी चीज़ें हो गई वो सेटल डाउन हो गई। ये ऊपर का बैठ गया, इसमें देख सकते हैं हम, ये भारी चीज़ें नीचे सेटल डाउन हो गई। ठीक है, फिर ये प्राइमरी स्लज आया। ठीक है, ठीक है, ये आया। ठीक है, अब ये जो ये बना आपका, ये तो उधर चला गया है जो भारी चीज़ें थी इसमें। ठीक है, अब ये जो पानी था इसके ऊपर का, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अभी, वो सब चीज़ें गई प्राइमरी इफ्लुएंट। ये गया यहाँ एरेशन टैंक में डाल दिया गया, इसमें क्या करा जाता है, एयर डाली जाती है बहुत सारी। ठीक है, एयर कंप्रेशर डाला जाता है। अब यहाँ पर क्या करा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसमें जो भी आपकी ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आ गया ये सेकेंडरी क्लैरिफायर, यहाँ आ चुका है। ठीक है, फिर ठीक है, अब जो यहाँ से साफ हो गया उसको तो यहाँ डाल दिया इन्होंने, डिस्चार्ज कर दिया। अब जो यहाँ जो और गंदा है उसको फिर और साफ करा जाएगा दोबारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, अब चैलेंजेस एंड इनिशिएटिव्स। एक्चुअल में जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है उसकी वजह से उतना ज़्यादा हायर सीवेज प्रोडक्शन होना शुरू किया हुआ है। तो जितने ज़्यादा आपको ये सेंटर्स चाहिए, ठीक है, मतलब क्या हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब जितना ज़्यादा सीवेज होगा उतने ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी तो चाहिए होंगे हमें। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ती चली गई लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स उतनी ज़्यादा नंबर्स में नहीं बढ़े। ठीक है, हालांकि ये बहुत हद तक फ़ायदेमंद रहे हैं और लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट में ने भी इनिशिएटिव लिया था, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, ठीक है, और इनका जो एम है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाया जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएँ। ठीक है, क्योंकि उसको सीधा नदी नालों में पानी को छोड़ना, गंदे पानी को छोड़ना, सीवेज वाले वाटर को छोड़ना क्या है, ठीक नहीं है। ठीक है, अब आ जाता माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, अब बायोगैस प्रोडक्शन की, अब देखो बच्चों, अगर आप कभी विलेज में किसी गए हैं या आपके कोई रिलेटिव रहते हैं या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो गांव के आसपास रहता है, तो वहाँ पर आपने बायोगैस प्लांट ज़रूर देखा होगा। बहुत सारे गाँव में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, मिथेन इसमें जो रहता है मेनली वो मिथेन का प्रोडक्शन ही रहता है। ठीक है, ठीक है, और उसको क्या करा जाता है, फ्यूल की तरह यूज़ करा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है
एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक मेथेनोबैक्टीरियम प्रोड्यूस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द सेलुलोजिक मटेरियल। ठीक है, एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट एंड इन द रूमन ऑफ कैटल। ठीक है, अभी कहाँ मिलता है आपको? रूमन ऑफ कैटल में, यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, मेथेनोजेंस। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो काम है वो क्या करता है? आपका सेलुलोज को तोड़ता है और डाइजेशन, ह्यूमन में इसके डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब जो ह्यूमन है, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है ना, केवल जो आपके एनिमल्स हैं वही डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो कैटल्स हैं वही डाइजेस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर एक टैंक बनाया जाता है बायोगैस प्लांट का, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा जाता है? एक टैंक बनाया जाता है। ठीक है, एक डीप कंक्रीट टैंक फॉर बायो वेस्ट एंड डंग स्लरी। देखो, हम एक तरीके से ऐसे बता देते हैं कि एक यहाँ पर टैंक होगा, मिक्सिंग टैंक जो इन्होंने बोला है। दूसरा हो गया आपका इनलेट पाइप। ठीक है, इसके अंदर जाएगा और फिर यहाँ से एक पाइप से आता है ऊपर, जो एक्स्ट्रा बाहर आना है ओवरफ्लो के लिए। ठीक है, एक्चुअल में होगा क्या, आप गाय का गोबर लेंगे, भैंस का गोबर लेंगे, उस गोबर को इस टैंक में डाल देंगे और थोड़ा कुछ पानी डालेंगे और यहाँ पर एक कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कांटे कांटे जैसे लगे रहते हैं जिसमें, और यहाँ पर एक हैंडल होता है, उसकी मदद से आप क्या करेंगे, उस गोबर और पानी को मिक्स करके उसकी क्या बना देंगे? एक स्लरी बना देंगे। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा वाटरी बनेगा ताकि वो पाइप से अंदर जा सके, क्योंकि अगर आप सीधा गोबर डालेंगे तो वो तो नहीं जाएगा ना, तो इसलिए उसको पानी के साथ मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्लरी आप डालेंगे, सीधा इधर चली जाएगी अंदर। ठीक है, अब वो स्लरी अंदर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर एक पाइप लगा होगा, इधर सपोज यहाँ लगाया या इधर लगाया, कहीं पर भी एक पाइप लगा होगा। ठीक है, तो अब जब इसके अंदर ये गया है, इसके अंदर क्या है, आपके ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या कर रहे हैं, उस गोबर से क्या बना रहे हैं? मीथेन बना रहे हैं। तो इस पाइप में यहाँ कहीं गैस बन रही है और इस पाइप की मदद से जो गैस है ये ऊपर निकलेगी और ये सीधा आपके चूल्हे से कहीं कनेक्टेड होगी। ठीक है, जिससे गैस जल रही होगी, आप उस गैस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब भाई जो गोबर से गैस बन गई, अब वो गोबर कहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ से तो आप नया नया गोबर डालते जाएंगे ना। अब जिस गोबर से गैस बन चुकी है वो वेस्ट गोबर हो गया, तो वो क्या होगा, इस वाले जो आउटलेट पाइप है यहाँ से बाहर आ जाएगा, ओवरफ्लो टैंक जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वो इधर आके इकट्ठा हो जाएगा। बाद में आप इस गोबर को खाद के रूप में खेत में डाल सकते हैं या इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होता है, बहुत बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, यूज एंड इम्प्लांटेशन, बायोगैस प्लांट आर प्रीवेलेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, वेयर कैटल डंग इज अबेंडेंट, यानी कि जहाँ पर आपके गाय भैंस हैं, आप उनको पाल रहे हैं गाँव में, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, सबके लिए इस्तेमाल करा जा सकता है इसको। ठीक है, ठीक है। IARI ने इसको लेकर आए थे। ठीक है, फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये जा सकते हैं आप गोबर, अगर आप किसी गांव के आसपास रहते हैं तो आप जाके वहाँ पर किसी को भी बोल सकते हैं कि आपको दिखा दें वो गोबर गैस प्लांट, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। ठीक है, अब है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट की अगर हम बात करें तो बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करा है हमने। ठीक है, हम मतलब कहने का मतलब क्या है कि केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बायो कंट्रोल इन्वॉल्व्स यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स टू मैनेज प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, कंट्रास्टिंग विद द केमिकल मेथड दैट आर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर हम बहुत सारी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो फुल ऑफ केमिकल्स है। ठीक है ना, जो कि हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, वेडिसाइड्स है। ठीक है, ये उस यूज़ तो हो रही है बहुत ज़्यादा, बट एक्चुअल में ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आप जो भी ग्रेन वगैरह ले रहे हैं उन सब के अंदर भी तो उसके कुछ ट्रेसेस जा ही रहे हैं ना। फिर वो ग्रेन आप खा रहे हैं, मार्केट में जा रहा है और भी लोग उसको खा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल क्या कर देता है, आपको बीमार कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो डिजीज़ हो रही है उसमें क्या कर सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल इन एग्रीकल्चर। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर हम प्लांट को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो आ गया इसमें जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ठीक है। पेस्ट आर मैनेज्ड नेचुरली रादर देन इरेडिकेटेड, ठीक है। दिस होलिस्टिक अप्रोच एम टू अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज नेचुरल चेक्स एंड बैलेंस अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैलेंस बना के रखना है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो, ठीक है भैया, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे काउडंग वगैरह है या वर्मी कंपोस्ट है, इन सब खादों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो आप केमिकल बेस्ड खादें हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर बायो कंट्रोल एजेंट की अगर हम बात करें तो लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, ये क्या करने को कंट्रोल, ये कंट्रोलिंग एफिड्स एंड मस्किटोज रिस्पेक्टिवली थ्रू नेचुरल प्रेडेशन। अब क्या होता है, ये इनको खाते हैं, तो जब मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप वहाँ पर लेडी बर्ड या ड्रैगन फ्लाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, उनको खाएंगे तो उनके नंबर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि अपने दुश्मनों का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके, ठीक है। अब जैसे गैम्ब्यूशिया एक फिश है जिसका इस्तेमाल करा जाता है मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए, क्योंकि वो मस्कीटो लार्वा खाती है, ठीक है। ऐसे बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस है, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या एक माइक्रोबियल एजेंट है, जो बटरफ्लाई कैपिलरीज होती हैं, ये क्या करता है, ये लार्वा की गट में जाके क्या कर देता है, टॉक्सिन रिलीज कर देता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनकी गट में जाकर ये क्या कर देता है, टॉक्सिन रिलीज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मरते हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, बीटी टॉक्सिन जीन्स, ठीक है, बीटी कॉटन, इसका अपने नाम अगर सुना हो सकता है, इसके अगले चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी वाले में भी आप देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, बीटी कॉटन, ठीक है। ये प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं टॉक्सिन जीन्स, ठीक है, ताकि कोई इंसेक्ट पेस्ट आए तो वो क्या हो, उसको मारा जा सके, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये है लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाई। फंगल बायो कंट्रोल, ट्राइगोडर्मा फंजाई इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस प्लांट पैथोजन, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ करा जाता है इसको, ठीक है। वायरल बैक्यूरो वायरस है, ये इंसेक्ट पे अटैक करता है, ठीक है, तो इसको भी एक इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन मान सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो यही सब चीज़ें हैं बेसिकली। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में है क्या, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। Emphasize conservation of beneficial insect while managing pests suitable for ecologically sensitive areas and sustainable agriculture practices। कहने का मतलब क्या, sustainable agriculture practices, ठीक है। तो जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है एक्चुअल में इसका जो रोल है वो यही है कि मतलब जो कहने का मतलब है कि आपको नेचुरल मेथड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। किसी इंसेक्ट को मारने के लिए कोशिश करनी है, आप बायोलॉजिकल कंट्रोल अपनाएं, उसकी हैबिटाट में मैनिपुलेशन करें, या उसकी जो कल्चर जो उसकी जो कल्चरल प्रैक्टिस है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें करें ताकि केमिकल्स का क्या हो, कम से कम यूज़ हो, ठीक है, ये चीज़ करने के लिए, ठीक है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो हम उसके यही तो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। अब पेस्टिसाइड जितने कम इस्तेमाल होंगे भैया उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, हम उतने केमिकल्स एक्सपोजर से क्या रहेंगे, बचे रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कहता है कि आप बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करिए, फिजिकल मेथड इस्तेमाल करिए, ठीक है, और केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल तभी कीजिए जब बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मानना ये है कि पहले आप कोशिश करेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स का ही इस्तेमाल करने की, ठीक है, बायोलॉजिकल फिजिकल मेथड्स आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चाहते हैं कि केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, पहले तो ना ही किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उस केस में हम कर सकते हैं, तो कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। फिर आ जाता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ठीक है,
केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है, तो भाई एग्रीकल्चर मतलब फूड की नीड भी बहुत ज़्यादा है। फूड की नीड करने के लिए क्या करना होगा, इंसान ज़्यादा ज़्यादा, जो आपके किसान हैं वो बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी कोशिश करी जा रही है कि जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र है इसके इस्तेमाल को क्या करा जा सके, कम करा जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग या बायो फर्टिलाइजर्स की तरह क्या करा जाए, मूव करा जाए, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनहांस सॉइल न्यूट्रिएंट क्वालिटी विदाउट एनवायरमेंटल हार्म, ठीक है। तो यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो, इन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होगा, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना जिससे फसल भी अच्छी हो जाए, ठीक है, सॉइल की न्यूट्रिएंट जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए, लेकिन एनवायरनमेंट को भी साथ में कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है भाई, ये हम सभी जानते हैं, इतने सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम क्या होता है, यूजली मेनली जो आपके जो पल्स फैमिली होती है जो हम कहते हैं, ठीक है, पल्स फैमिली यानी कि जो मटर दालों की जो फैमिली स्पेशली, ठीक है, ठीक है ना, जो फाबेसी फैमिली है आपके, उसमें क्या होता है, जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, जो लेग्यूम रूट्स नोड्यूल्स है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या कर देते हैं, ट्रैप करते हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रैप कर लेते हैं। ये काम कौन करता है, आपका राइजोबियम, ठीक है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है, ठीक है ना, एजोटोबैक्टर भी नाम है इसमें। ये क्या करता है, आपके जो सॉइल कंटेंट है, जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। फंगल सिम्बायोसिस, माइकोरिजा, ये तो हम इतना टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये क्या कर देती है आपकी, माइकोरिजा में क्या होता है, जो फंजाई होती है ये क्या होती है, माइकोरिजल एसोसिएशन बनाती है, किसके साथ, प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो माइकोरिजा में क्या होता है बेसिकली, जो आपका जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके रूट पे जाके ये क्या हो जाती है, मतलब अगर हम उसको एसोसिएट करेंगे तो ये क्या करेगी, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगी, ठीक है। अब जैसे कोई प्लांट है, उसकी प्लांट के रूट पे अगर मैं ये जो फंजाई है उसको लगा दूँ, ठीक है, तो ये फंजाई को अगर मैंने किसी प्लांट के रूट पे लगा दिया तो ये क्या करेगी, वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, मतलब अपने क्या करेगी, फैलना शुरू करेगी, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, साथ में फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है सॉइल से प्लांट के लिए, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को हेल्प मिलती है, पैथोजन रेजिस्टेंट होती है, तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस लेवल भी बढ़ा देती है। तो ये सब सारी चीज़ें ये करती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये रूट नोड्यूल्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन को फिक्स किया इसने और ये कहाँ पहुँच गया, सॉइल में मिक्स होके प्लांट तक पहुँच गया, ठीक है। दूसरा ये आ गया आपका फंगल सिम्बायोसिस, ठीक है। अब ये प्लांट है, ठीक है, ये सेप्रोफिटिक फंजाई है, ठीक है, ये है सिम्बायोटिक। तो ये क्या कर लेगी, इसकी ये देखो प्लांट की रूट के साथ क्या कर रही है, इसने एसोसिएशन बना लिया है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन बना लेती है, ठीक है। अब जैसे ये रूट है तो इसके चारों तरफ यहाँ कहीं इकट्ठा हो जाएगी फंजाई, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और एक तो जो इन्फेक्शियस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे बचा लेती है, ठीक है, मॉइस्चर बढ़ा देती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम ये करती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इन बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एनाबिना, नॉस्टॉक और सिटोलेरिया, ये सारे क्या करते हैं, आपके जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हेल्प करते हैं पैडी फील्ड में एनहांस करने में, सॉइल फर्टिलिटी में, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है ना, प्रैक्टिस करा जाता है एक्चुअली, ठीक है। इवन बहुत सारी जगहों पर क्या करा जाता है, जब धान की रुपाई लग रही होती है, यानी कि जो पैडी फील्ड्स है उसमें जब हम पैडी को लगा रहे होते हैं तो उस समय पर इन साइनोबैक्टीरिया को भी उसमें लगाया जाता है, ठीक है, ताकि ये क्या कर दें, वहाँ पर जो नाइट्रोजन की अमाउंट है उसको बढ़ा दें, ठीक है। कमर्शियल यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है, और केमिकल के यूज़ को क्या करा जा सके, कम किया जा सके, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली आज हमने इस चैप्टर में यही समझा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो इसमें यही चीज़ है कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल हाउस होल्ड प्रोड्यूस प्रोडक्शन में किया जा सकता है, फर्टिलाइजर के तौर पे किया जा सकता है, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करा जा सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल है, बायोगैस प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बुरे ही नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या हैं, बेनिफिशियल है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, इस चैप्टर को यहीं पे इसके साथ ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं बच्चों तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।